Hello students, this is Rohit and I welcome you all on this YouTube channel Easy and Smart Chemistry। तो हम लोग पी ब्लॉक की बात कर रहे थे, तो आज हम लोग ऑक्सीजन फैमिली की बात करेंगे पी ब्लॉक के अंदर। ऑक्सीजन फैमिली जो है, इसके बारे में बेसिक अगर मैं बात करूँ तो ये ग्रुप नंबर 16 को हम पीरियोडिक टेबल के अंदर ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं। पी ब्लॉक का ये पार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद में हम चर्चा करते हैं ऑक्सीजन फैमिली की कुछ बेसिक सी बात की कि इन्हें चैल्कोजेंस भी बोला जाता है, ठीक है। चैल्कोजेंस का क्या मतलब होता है? चैल्कोजेंस का मतलब होता है ओर फॉर्मिंग, वो एलिमेंट जो कि ओर को फॉर्म करते हैं, ठीक है। जो अर्थ क्रस्ट के अंदर मोस्ट ऑफ दी जो ओर है वो किसका बना होता है? वो या तो ऑक्साइड होता है या फिर सल्फाइड होता है, ऑक्साइड होता है या फिर सल्फाइड होता है। और ग्रुप नंबर 16 को हम चैल्कोजेंस बोलते हैं। तो अगर क्वेश्चन है कि चैल्कोजेंस क्यों बोलते हैं, तो ये और फॉर्मिंग होते हैं इसलिए इन्हें चैल्कोजेंस बोला जाता है। अब हम लोग इनके एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, ये इसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स मेटल होते हैं, कौन कौन से नॉन मेटल होते हैं, कौन कौन से मेटलॉइड्स होते हैं? मेटलॉइड्स की क्या ट्रिक बताई हुई है मैंने? मेटलॉइड्स की ट्रिक बताई हुई ना, बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन आते, ठीक है। ये ट्रिक बताई हुई है। तो यहाँ पे देखो टेलुरियम आया। टेलुरियम क्या है? मेटलॉइड। तो टेलुरियम हो गया मेटलॉइड। मेटलॉइड के ऊपर नॉन मेटल होते हैं, मेटलॉइड के नीचे मेटल होते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन, सल्फर और सिलीनियम ये नॉन मेटल है, टेलुरियम मेटलॉइड है और पोलोनियम मेटल है, ठीक है। ऑक्सीजन फैमिली इज कॉल्ड चैल्कोजेंस। यहाँ पे वही बात लिखी हुई है जो मैंने अभी आपको बोली कि चैल्कोजेंस बोलते हैं। चैल्कोजेंस क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये और फॉर्मिंग होते हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ की, बेसिक प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं। एटॉमिक रेडियस, तो डाउन दी ग्रुप जाने पे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। डाउन दी ग्रुप जाने पे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम डाउन दी ग्रुप जाएंगे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा। सबसे ज़्यादा पोलोनियम का होगा और सबसे कम ऑक्सीजन का होगा। इसके अंदर कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, ना ही इसके अंदर डी ट्रांजेक्शन होता है, ना ही लेंथेनाइड ट्रांजेक्शन होता है, कुछ भी नहीं होता है इसके अंदर। सिंपल एज वी गो डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज। सो ओल्ड स्टाइल से टी पो, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है, इसको याद रखने की। ग्रुप नंबर 16 को ओल्ड स्टाइल से टी पो, ठीक है। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। तो डाउन दी ग्रुप जाने पे साइज इंक्रीज होगी। अब हम लोग बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी की। आयनाइजेशन एनर्जी का क्या मतलब होता है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल ऑफ आइसोलेटेड गैसेस एटम, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल होती है? साइज़ के। पीरियोडिक के अंदर हम लोग अच्छी तरीके से इसे पढ़ते हैं। तो इसमें भी डाउन द साइज़ क्या हो रही है यहाँ पे? साइज़ का ये ऑर्डर है, डाउन द ग्रुप जाने पे साइज़ बढ़ रही है। तो साइज़ इंक्रीज, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज। तो जब जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे इसके अंदर वैसे वैसे इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो कम होती जाएगी। तो सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन की होगी, सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी पोलोनियम की होगी, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑक्सीजन की वैसे भी हम बात कर सकते हैं बिकॉज ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है और ये 7th पीरियड का एलिमेंट है, 6th पीरियड का एलिमेंट है पोलोनियम, ठीक है। इसलिए भी हम लोग बात कर सकते हैं कि सेकंड वाले में से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा इजी होता है, ज़्यादा कठिन होता है, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी सेकंड पीरियड के एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एज़ कम्पेयर टू 6th पीरियड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होता है? द एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू आउटर मोस्ट शेल ऑफ आइसोलेटेड गैसेस एटम। इसके अंदर यहाँ पे एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि थर्ड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होता है? थर्ड पीरियड की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सेकंड पीरियड, और ग्रुप नंबर 17 की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ग्रुप नंबर 16, ठीक है। तो थर्ड पीरियड की ज़्यादा होगी सेकंड पीरियड से, ये तो कन्फर्म है। ऑक्सीजन जो है वो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, मतलब थर्ड पीरियड वाले की इससे ज़्यादा होगी। तो थर्ड पीरियड में सल्फर है। अब इसका क्या ऑर्डर है? ऑक्सीजन जो है वो सबसे लास्ट में होगा। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सबसे कम होगी और बाद बाकी जो है
सल्फर, सिलियम, टेलुरियम और पोलोनियम स्टाइल से टीपो, ये डाउन द ग्रुप जाने पे डिक्रीज होता है। ये भी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज़ के, बट थर्ड पीरियड की ज़्यादा होती है सेकंड पीरियड से, इसलिए ऑक्सीजन की सबसे कम होगी यहाँ पे। ठीक है, एज वी गो डाउन, जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होती जाएगी। ये एकदम परफेक्ट ऑर्डर है, बट ऑक्सीजन की सबसे कम होगी, ये आपको याद ही रखना है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो बॉन्डेड पेयर्स के बीच में होता है, ये पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं। बट ऑर्डर की अगर बात करें, सिंपल ऑर्डर जो पूछा जाता है, तो ऑर्डर क्या है, एज वी गो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीजेज। तो ग्रुप के अंदर आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ये तीनों की तीनों चीज़ें डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होगी, डिक्रीज होती है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अंदर ही एक थोड़ा जो थर्ड पीरियड की ज़्यादा होती है, सेकंड पीरियड से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसीलिए ऑक्सीजन की सबसे कम है। बाद बाकी सेम ऑर्डर फॉलो करेंगे, बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे। अब हम लोग हाइड्राइड्स की बात कर लेते हैं, हाइड्राइड्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। तो जितने भी एलिमेंट्स ऑक्सीजन फैमिली के वो सारे के सारे हाइड्राइड्स फॉर्म करते हैं। हाइड्राइड्स का मतलब हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन, तो हाइड्रोजन के साथ में H2O, H2S, H2Se, H2Te, H2PO, ये सारे के सारे फॉर्म होते हैं। थर्मल स्टेबिलिटी, अब हम लोग इसकी स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं। थर्मल स्टेबिलिटी, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते जाएंगे स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज होगी। H2O की सबसे ज़्यादा होगी, H2S की फिर होगी, फिर H2Se की, फिर H2Te की, फिर H2PO की। उसके बाद हम बात करते हैं रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड्स। रिड्यूसिंग कैरेक्टर का मतलब कौन H+ इजीली रिलीज कर देगा, मतलब रिडक्शन किसका कौन इजीली, तो जिसके अंदर ओवरलैपिंग कम होगी, जिसकी साइज़ बड़ी होगी, जिसके अंदर मतलब ओवरलैपिंग कम होगी, वो रिड्यूसिंग कैरेक्टर ज़्यादा शो करेगा। तो सिंपल सी बात होगी, एज वी गो डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीजेज, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेज, रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीजेज। एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर का मतलब वो जो हाइड्रोजन को इजीली रिलीज कर दे। तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे डाउन द ग्रुप जाएंगे, हाइड्राइड्स की एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, बिकॉज इनके अंदर ये ओवरलैपिंग कमज़ोर होगी। ओवरलैपिंग कमज़ोर होगी तो इजीली H+ क्या कर देगा बेटा, H+ इजीली रिलीज कर देगा। तो एसिडिक कैरेक्टर भी डाउन द ग्रुप जाने पे इंक्रीज होगा, रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी डाउन द ग्रुप जाने पे इंक्रीज होगा, थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप जाने पे हाइड्राइड्स की डिक्रीज होगी। अब हम लोग डाई ऑक्सीजन के बारे में बात कर लेते हैं। डाई ऑक्सीजन मतलब O2 को डाई ऑक्सीजन बोलते हैं। ठीक है, इसकी प्रिपरेशंस देखते हैं, दो तरीके की प्रिपरेशन देखेंगे। ठीक है, प्रिपरेशन 1 देख लेते हैं। जब हाईली रिएक्टिव मेटल नाइट्राइट डिकम्पोज होता है तो वो मेटल नाइट्राइट एंड O2 फॉर्म करता है। जब मॉडरेट रिएक्टिव करता है तो मेटल ऑक्साइड और NO2 और O2 फॉर्म करता है। और जब लो रिएक्टिव मेटल नाइट्राइट डिकम्पोज होता है तो मेटल नाइट्रेट और O2 फॉर्म करता है। ये सिंपल आपको याद रखना, और कुछ नहीं है। क्वेश्चन में दिया होगा कि हाईली रिएक्टिव, मॉडरेट रिएक्टिव और लो रिएक्टिव जो है वो रिएक्शन करते हैं तो प्रोडक्ट क्या क्या फॉर्म होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो NaNO3 ये हाईली रिएक्टिव है तो NaNO2 नाइट्राइट फॉर्म होगा और ऑक्सीजन फॉर्म होगा। KNO3 ये भी हाईली रिएक्टिव है तो नाइट्राइट फॉर्म होगा और ऑक्सीजन फॉर्म होगा। ठीक है, डाइऑक्सीजन फॉर्म होगा। CuNO3 का होल्ड वाइज, यहाँ पे ये मॉडरेट है, मॉडरेट के अंदर मेटल का ऑक्साइड फॉर्म होगा, नाइट्राइट फॉर्म होगा और O2 फॉर्म होगा। सिमिलरली लो रिएक्टिव के अंदर क्या होगा, मेटल फॉर्म होगा, नाइट्राइट फॉर्म होगा और O2 फॉर्म होगा। ठीक है, ये रिएक्शन है, बेसिक रिएक्शन है, आपको दिमाग में रखनी है, डायरेक्ट पूछी जाती है। प्रिपरेशन नंबर 2, प्रिपरेशन नंबर ये तो देख लो। प्रिपरेशन नंबर 2 की बात करें तो भाई हीटिंग ऑक्साइड्स, ये तो मैंने बात कर ली हाईली रिएक्टिव, मॉडरेट रिएक्टिव और लो रिएक्टिव की। उसी तरीके से अब हम लोग बात करते हैं ओजोन के बारे में कि भैया ओजोन क्या होता है। तो ओजोन जो होता है उसका फॉर्मूला होता है O3 को हम लोग ओजोन बोलते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करें तो O3 का हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक ऑक्सीजन के अंदर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 में 18 होंगे, 18 है तो 8 से 56 के बीच में है तो 8 से डिवाइड कर देंगे, 8 2 16 होगा और यहाँ पे 3 आएगा। ये 3 क्या है, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा इसका, sp2 आएगा। इसकी अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ऑक्सीजन मैक्सिमम 2 बॉन्ड बना सकता है, तो 2 बॉन्ड बना लिए। यहाँ पे इसके पास लोन पेयर थे तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट से ये कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है और ये रेजोनेंस में चला जाता है। इसलिए हमें क्या लगता है कि जितने भी ये ओ के बॉन्ड है ये सारे के सारे सेम है। ठीक है,
हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात करें ओजोन की तो sp2 होता है और इसकी शेप जो है वो बेंट शेप होती है। शेप क्या होती है इसकी? बेंट या फिर एंगुलर, बेंट या फिर एंगुलर इसकी शेप होती है। कैसे निकालते हैं वो मैंने लेक्चर बनाया हुआ है, वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप जाके एक बार देख लें। अब ओजोन की प्रिपरेशन कैसे होती है? तो ओजोन की प्रिपरेशन की अगर बात करें तो जब साइलेंट इलेक्ट्रिक चार्ज पास करते हैं O2 से तो O3 फॉर्म हो जाता है। कहने का मतलब O2 की जब साइलेंट इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ पे पास करेंगे तो O3 फॉर्म हो जाएगा। ये यहाँ पे बैलेंसिंग करी हुई है और कुछ भी नहीं किया हुआ है। सिंपली O2 का साइलेंट इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर प्रेजेंस में जब रिएक्शन करते हैं तो O3 फॉर्म हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ओजोन की प्रॉपर्टीज़। तो ओजोन जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन फॉर्मेशन होने की वजह से, कि जब O3 जो है वो उसमें क्या बनता है, नेसेंट ऑक्सीजन भी फॉर्म होता है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं रिएक्शन ऑफ ओजोन विद नॉन मेटल के साथ में रिएक्शन, जैसे O3 की रिएक्शन I2 के साथ में, P4 के साथ में, S के साथ में, तो ये क्या फॉर्म करेंगे? ये मोस्ट स्टेबल मतलब जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। हाईएस्ट HiO3 होगा, यहाँ पे H3PO4 होगा, H2SO4 होगा। ये तो आपको पता ही ध्यान में रखना होता है कि HiO3 इसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, H3PO4 होता है और उसके साथ में H2SO4 होता है और O2 तो साथ में फॉर्म हो गई होगा। अब बात करते हैं डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर का क्या मतलब है? तो जो सुपरसोनिक जेट प्लेन्स होते हैं वो NO गैस रिलीज करते हैं। जो सुपरसोनिक जेट प्लेन्स होते हैं वो NO गैस रिलीज़ करते हैं जो कि रिएक्शन करती है ओजोन के साथ में और NO2 गैस फॉर्म कर लेती है। NO गैस रिलीज़ करते हैं जो कि रिएक्ट करती है ओजोन के साथ में और वहाँ से वो NO2 गैस फॉर्म कर लेते हैं, साथ में O2 भी बनता है। यही बात लिखी हुई थी और यही रिएक्शन है। NO गैस वो रिलीज़ करते हैं, O3 के साथ में वो NO गैस रिएक्ट करती है, रिएक्ट करते के साथ ही वो NO2 फॉर्म कर लेती है, NO2 गैस फॉर्म कर लेती है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ऑक्सीजन फैमिली की शुरुआत करी है। नेक्स्ट के अंदर हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे इसे। तब तक के लिए आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी रिएक्शंस जो है वो दिमाग में रखनी होगी, आपको माइंड में रखनी होगी। एक दो बार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ईजिली वो हो जाएगा। ठीक है, और अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी मतलब इश्यू हो तो आप कमेंट करके